नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शून्य और अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैध बच्चे माना जाएगा और संपत्ति में वैध हिस्सा तय करने के उद्देश्य से उन्हें सामान्य पूर्वज के विस्तारित परिवार के रूप में माना जाएगा। सामान्य पूर्वज। उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को पलटते हुए न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि एक बार जब सामान्य पूर्वज ने शून्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को अपनी वैध संतान माना है, तो ऐसे बच्चे उसी हिस्से के हकदार होंगे। वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों के समान सामान्य पूर्वज की संपत्ति में उत्तराधिकारी। संक्षेप में कहें तो एक मुथुसामी गौंडा मृत रुचि में एक सामान्य पूर्ववर्ती है। उन्होंने 3 शादियां की, जिनमें से 2 शादियां अमान्य घोषित कर दी गईं। इन 3 शादियों में से गौंडा के 5 बच्चे हैं, यानी 4 बेटे और 1 बेटी। वैध विवाह से पैदा हुए वैध पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया। इसके अलावा शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने वैध बच्चे के पक्ष में बंटवारे के मुकदमे का फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट के आदेश निर्णय को चुनौती देते हुए शून्य विवाह से हुए बच्चों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। हालांकि अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। यह उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश निर्णय के विरुद्ध है कि वर्तमान सिविल अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। मुद्दा: क्या शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे किसी सामान्य पूर्वज की संपत्ति में उसके उत्तराधिकारी के रूप में हिस्सा पाने के हकदार होंगे? अवलोकन: न्यायमूर्ति भट्टी द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को अपने वैध बच्चों के रूप में मानने के लिए सामान्य पूर्वज की स्वीकृति को भी उसके वैध बच्चे के खिलाफ एक सबूत माना जाएगा, जो सामान्य पूर्वज के माध्यम से दावा कर रहा है। गोपाल दास और अन्य बनाम श्री ठाकुर जी और अन्य मामले में प्रिवी काउंसिल ने माना कि किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान न केवल उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी सबूत है जो उसके माध्यम से दावा करते हैं। सामान्य पूर्वज द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आलोक में अदालत ने ये निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया कि सामान्य पूर्वज शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को अपनी वैध संतान मानते थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 और 18 को लागू करके हम आश्वस्त हैं कि मुथुसामी गौंडा ने अपीलकर्ता नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 1 को अपने बेटे के रूप में वर्णित करते हुए एक बयान दिया और इसे रिकॉर्ड द्वारा स्वीकारोक्ति के रूप में माना गया। ये कथन अधिनियम की धारा 18 की सामग्री को संतुष्ट करता है। इसके अलावा विपरीत साक्ष्य के अभाव में और प्रवेश को वापस लेने या स्वीकार्य साक्ष्य के माध्यम से समझाए जाने पर बंधक विलेख में प्रवेश, उदाहरण के लिए B6 संयुक्त पट्टे और मतदाता सूचियों के साथ अपीलकर्ता संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 3 के साथ मुथुसामी गौंडा के पुत्रों के रूप में घोषित करता है। अदालत ने कहा कि शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को मुथुसामी गौंडा के हित में उत्तराधिकारी माना जाएगा और तदनुसार शेयरों पर काम करने की जरूरत है। इस आशय से न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी सार्थक है। एक बार प्रतिवादी संख्या 3 के अलावा अन्य पार्टियों की स्थिति प्रस्ताव के विस्तारित परिवार के रूप में स्थापित हो जाती है, भले ही मुथुसामी गौंडा के साथ अपीलकर्ता संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 2 के विवाह शून्य या रद्द करने योग्य हो, इससे इनकार किया जाता है। मुथुसामी गौंडा के पक्ष में विभाजित की गई काल्पनिक संपत्ति में मुथुसामी गौंडा के बच्चों का हिस्सा कानून और तथ्य में अस्थिर है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि रेवनसिद्धप्पा और अन्य बनाम मल्लिकार्जुन और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शून्य या शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के पास अपने माता पिता की संपत्ति के अलावा पैतृक संपत्ति में भी अधिकार होगा। उपरोक्त फैसले पर भरोसा करते हुए वर्तमान मामले में अदालत ने सामान्य पूर्वज संपत्ति में शून्य और शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चों के अधिकार को बरकरार रखा और तदनुसार विभाजन की डिक्री पारित की। शून्य या अमान्य विवाह के बच्चों को हिस्सेदारी के अधिकार पर उपरोक्त सिद्धांत को लागू करने से अपील के तहत निर्णय रद्द किए जाने योग्य हैं और तदनुसार रद्द किए जाते हैं। हम सबसे पहले प्रतिवादी संख्या 3 और मुथुसामी गौ
गुरुवार को भाजपा मीडिया विभाग व विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से ये पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी। अंग्रेजों के जमाने के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब समाप्त हो गए हैं। अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। आपको बता दें कि इन कानूनों से जुड़े विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद से कई धाराएं और सजा के प्रावधान आदि में बदलाव आया है। दस्तावेजों में डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल। इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को शामिल किया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे अदालतों में लगने वाले कागजों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। हमारी जिंदगी में बढ़ते तकनीकी के दखल को देखते हुए इन कानूनों में भी तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ज्यादातर कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इन कानूनों में किया गया है। अब कहीं भी करा सकेंगे F0 FIR से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के अंदर फैसला। इन कानूनों को भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है तथा यह औपनिवेशिक काल के न्यायिक कानूनों का खात्मा करते हैं। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। रेप से लेकर मॉब लिंचिंग तक के लिए नए प्रावधान। दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है। इसके अलावा सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मॉब लिंचिंग के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। कई नए प्रावधान भी जुड़े। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्रकैद का प्रावधान जोड़ा गया है। शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने, झपटमारी आदि मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में इनसे निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। नए कानून में महिलाओं, 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के लोगों, 60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों तथा दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से छूट दी जाएगी और वे अपने निवास स्थान पर ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियोग्राफी का विस्तार। FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अभी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, लेकिन अब पूरा ट्रायल, क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार ढाबी ने गुरुवार को केकड़ी के विभिन्न न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्तागण के साथ मीटिंग करते हुए वर्ष 2024 की द्वितीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए राजीनामे योग्य मामलों की छंटनी करने के निर्देश दिए। केकड़ी के न्यायिक परिवार के साथ वार्ता करते हुए आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियों बाबत मीटिंग ली।
मीटिंग के दौरान सचिव धाबी ने न्यायिक अधिकारीगण, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार मीणा, सचिव लेंसी झंवर व उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव से वार्ता कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल बनाने हेतु योजनाबद्ध तरीके से काम करने हेतु कहा। साथ ही लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। उन्होंने अधिकारियों व अधिवक्ताओं से कहा कि न्यायालय में ऐसे कई मामले विचाराधीन होते हैं जिनमें हम सकारात्मक प्रयास करके पक्षकारों में राजीनामा करवा सकते हैं, जो लोक अदालत आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य होता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरत है कि हम योजना बनाकर ऐसे मामलों की छंटनी कर पक्षकारों को समझाएं। सचिव जाट ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य केवल मुकदमों का फैसला करना नहीं बल्कि भाई भाई, पति पत्नी, पड़ोसियों और पक्षकारों के मध्य मूल विवाद को खत्म करना भी होता है। उन्होंने कहा कि जिस मामले का हम लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाते हैं उससे संबंधित पक्षकारों व उनके परिवार के सदस्यों की हमें दुआएं मिलती है और न्यायिक सेवा में रहते हुए इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि न्याय की आस लगाने वाले पक्षकारों को न्याय में विलंब होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारे न्यायिक परिवार के लिए यह अच्छा मौका है। लोक अदालत के माध्यम से हम ऐसे पीड़ित पक्षकारों को राहत प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने मोटर दुर्घटना से संबंधित तथा पारिवारिक मामलों के निस्तारण पर जोर डालते हुए बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं से कहा कि वो लोग सही व साफ सुथरे मामलों की छंटनी कर संबंधित अधिवक्ता से बात कर राजीनामे योग्य प्रकरणों को छांट कर उनमें राजीनामा करवाएं ताकि लोक अदालत की भावना के अनुरूप सफलता मिल सके। मीटिंग में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 प्रवीण कुमार वर्मा, अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 जेमाला पानीगा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश कुमार करोल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिरल मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता सहित अध्यक्ष राम अवतार मीणा, बार के पूर्व अध्यक्ष चेतन धाभाई, एडवोकेट हेमंत जैन, एडवोकेट दशरथ सिंह कांदलोत, एडवोकेट मुकेश गढ़वाल सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। इस अवसर पर बार अध्यक्ष मीणा सहित अधिवक्ताओं ने सचिव धाबी को आश्वस्त किया कि वो प्रकरणों की छंटनी कर लोक अदालत के माध्यम से निपटाने में पूरा प्रयास करेंगे तथा लोक अदालत को सफल बनाएंगे। जिला कलेक्टर श्रीमती श्वेता चौहान ने गुरुवार को पंचायत समिति टोडा रायसिंह की ग्राम पंचायत मोर में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं गुड गवर्नेंस के निर्देशों के अनुपालना में जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य जैसे त्रिस्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ग्राम पंचायत मोर पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों के पेयजल, बिजली, रास्ता खुलवाने, जमीनों के मुआवजे, अतिक्रमण हटाने, पीएम आवास, नाला निर्माण सहित विभिन्न परियोजनाओं को निस्तारित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जनसुनवाई में ग्राम वासियों की समस्याओं का निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। जनसुनवाई में 17 परिवेदनाएं प्राप्त हुई। इनमें से 2 मौके पर ही निस्तारित कर दी गई। जिला कलेक्टर ने प्राप्त परिवेदनाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर समस्याओं का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर श्रीमती चौहान ने ग्राम पंचायत मोर परिसर में पौधारोपण किया। साथ ही आमजन को अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी शिवराज मीणा, तहसीलदार हरेंद्र सिंह, ब्लॉक विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सरवाड़ उपखंड कार्यालय पर आज वैष्णव समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर समाज को आवंटित की गई भूमि का सीमाज्ञान करवाकर समाज बंधुओं को सौंपने की मांग की। जानकारी के अनुसार ग्राम जतीपुरा में वैष्णव समाज के शमशान हेतु जिला कलेक्टर द्वारा भूमि आवंटित की गई थी, जिसकी सुपुर्दगी के लिए समाज के लोगों ने पूर्व के भी सरवाड़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया, लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वैष्णव समाज के लोगों ने बताया कि प्रशासन द्वारा आवंटित जमीन का सीमाज्ञान नहीं करवाने के कारण अब गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं। इस ज्ञापन को सौंपने के दौरान राधेश्याम वैष्णव, सीताराम वैष्णव, गोपाल मंड, घनश्याम वैष्णव, रामप्रसाद, ओम प्रकाश, जयप्रकाश स्यार, सत्यनारायण, पंकज वैष्णव, सरवाड़, शिवशंकर हिंगद्दा सहित समाज बंधु मौजूद रहे।
सत संस्कार सेवा समिति के तत्वाधान में जन जन की आस्था के केंद्र गीता भवन का 11वां पाटोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों के साथ श्रद्धा पूर्वक आयोजित किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के तहत 9 से 13 जुलाई तक श्री अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम के ब्रह्मचारी आचार्य हंस चैतन्य महाराज के सानिध्य में रोजाना सुबह 8:30 से 9 बजे तक सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम होगा। 9 जुलाई को रात्रि 8:30 बजे गीता भवन में सुंदरकांड का पाठ, 10 जुलाई को रात्रि 8:30 बजे श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, 11 जुलाई रात्रि 8:30 बजे शिव महिम स्तोत्र व हनुमान चालीसा पाठ, 12 जुलाई रात्रि 8 बजे गीता का पारायण एवं 13 जुलाई को सुबह 8:30 बजे महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीश पुरी महाराज के सानिध्य में भव्य सत्संग, महाआरती, मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण एवं प्रसाद वितरण के साथ पाटोत्सव संपन्न होगा।